मैं जब भी गांव या इधर गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो लोग पहले ये काम करते थे कुम्हार, उनका धंधा छीना जा रहा है। हर जगह चाइनीज खिलौने दिख रहे हैं, और जो कि एक तो प्लास्टिक के खिलौने बनने लगे जो पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं, अति महंगे भी रहते हैं, लोगों का रोजगार भी छीनता है इससे। होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। बिना तपे सोना कभी निर्मल नहीं बनता, और संसार को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। जो हमारी परंपरागत रोजगार है उसको लोग अपनाएं, और ये जो पर्यावरण नाशक जो प्लास्टिक के खिलौने हैं इनको दूर रखें। किसी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। आखिर कौन सी वो चीज़ थी, कौन सा विरह था, कौन सी वेदना थी जिसको लेकर आपने इन चीज़ों को समावेश किया, इन चीज़ों को लेकर आपने पुस्तक लिखी? होठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। बिना तपे सोना कभी निर्मल नहीं बनता, और संसार को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। जब भी साहित्यकार की बात की जाती है, साहित्यकार एक तपा हुआ सोने के जैसा होता है, जो बहुत सी प्रोसेस से गुजरने के बाद, बहुत सारे क्रम के गुजरने के बाद निखर कर सामने आता है। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार से जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया, और उसके बाद उन्होंने जो लिखा वो लोगों के लिए एक नज़ीर बन गया। आइए बात करते हैं हमारे सामने डॉक्टर दयाशंकर प्रसाद जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इनकी आज पुस्तक लोगों के सामने आई है वो कैसे आई, उसमें क्या है, और इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दयाशंकर जी नमस्कार। आज आपकी एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, लोगों के सामने पुस्तक आई है, तो उस पुस्तक के विषय में थोड़ा बताइएगा। आज हमारी बाल कविताओं का संग्रह था, खिलौने माटी का। तो ये बच्चों को समर्पित कविता है। मैंने पहले बच्चों के लिए इसको समर्पित किया, उसी का लोकार्पण था। बाकी हमारे और पौर साहित्य हैं और कई किताबें। तो आपकी पुस्तक का नाम है खिलौने माटी के। क्या वजह है इसका जो टाइटल है खिलौने माटी के ही क्यों, किसी और चीज़ की क्यों नहीं? दरअसल मैं जब भी गांव या इधर गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो लोग पहले ये काम करते थे कुम्हार, उनका धंधा छीना जा रहा है। हर जगह चाइनीज खिलौने दिख रहे हैं, और जो कि एक तो प्लास्टिक के खिलौने बनने लगे जो पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं, अति महंगे भी रहते हैं, लोगों का रोजगार भी छीनता है इससे। तो हमने कहा लोगों को जागरूक करने के लिए क्यों ना पहले ज़माने में जो चलते थे माटी खिलौने, वो ज़मीन में आसानी से मिल भी जाते हैं और नुकसान भी नहीं करते, सबको रोजी रोटी भी मिलता है, और अपनी माटी की सुगंध भी लोगों तक पहुंचती है। तो माटी की सुगंध भी लोगों तक पहुंचती है, इसीलिए इन्होंने खिलौने माटी के लिखे। किसी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। आखिर कौन सी वो चीज़ थी, कौन सा विरह था, कौन सी वेदना थी जिसको लेकर आपने इन चीज़ों को समावेश किया, इन चीज़ों को लेकर आपने पुस्तक लिखी? खिलौने माटी में मेन रूप से यही था कि जो हमारी परंपरागत रोजगार है उसको लोग अपनाएं, और ये जो पर्यावरण नाशक जो प्लास्टिक के खिलौने हैं इनको दूर रखें। बच्चों को अपनी माटी की खुशबू से परिचित कराएं, बस। अब बच्चों को खुद भी मिट्टी खिलौने बनाना सिखाएं, जिससे उनमें ललित कलाओं का विकास हो। यही सब भावनाओं से मैंने सृजन किया खिलौने माटी के। इस पुस्तक में कितनी कविताएं हैं और किस तरह की कविताएं हैं? इस पुस्तक में 25 कविताएं हैं जो खिलौने माटी से शुरू होती है और आखिर में भिंडी की लड़ाई से ख़त्म होती है। कोई एक कविता जो इसकी मुख्य कविता आपको लगती हो, या सबसे अच्छी कविता आपको लगती हो कि हाँ ये कविता बाल मन की सबसे अच्छी कविता है, कोई एक कविता ऐसी सुनाइए। पापा चलो घूमने, क्यों लगे ऊँघने, मैं तुमने कहा था हमने सुना था, वादा निभाया तुमने, पापा चलो घूमने। ये पापा चलो घूमने उसमें एक छोटी सी कविता है
और नीलम नील परी है। ऐसे हमने जहाँ तक है कोशिश की है, सब बच्चों की मन लुभावनी चीज़ें डाला है हमने। पतंग है, प्यारे काका, रामूस में करके हैं, एक है शिबू के बाबू। तो ये कहानी ना आजकल मैंने देखा, बच्चों जो लोग मदिरा पान करते हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पड़ता है, बच्चों के साथ थोड़ा अन्याय करते हैं। तो मैंने शिबू का बाबू नामक कविता उसमें डाली है। शिबू के बाबू रोज पी कर रहते बेकाबू, हाँ, और लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो क्या बच्चे करते हैं, शिबू होटल में जाकर बर्तन धोता है, रह रह कर अपने भाग को कोसता है। भाई क्या करे, पिताजी वो करते हैं। तो बच्चों को मेन रूप से यही हमने सिखाया, लोग इस चीज़ को, इससे मदिरा पान से दूर रहे, बच्चों को शिक्षित करें। यही सब इसी प्रकार की शिक्षित कविताएं हैं। कहीं ना कहीं कविताओं के माध्यम से बच्चों को छूने की, बच्चों के अंतर्मन को छूने की कोशिश की गई है। कितना संघर्ष करना पड़ा इस पुस्तक को प्रकाशित होने में? जब आपने लिखना शुरू किया था उसके बाद से पुस्तक के प्रकाशित होने तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा? बाल मन को समझना, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक बच्चे नहीं बनेंगे तब तक हम नहीं बच्चों का वो कर पाएंगे। क्योंकि मैं खुद ही बेसिक में एजुकेशन में टीचर हूँ, बेसिक शिक्षा पर्सन में। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, उनसे परिचित किया, यहाँ तक कि हमको उनके साथ बच्चा रहना पड़ता। मैं खुद ही बच्चों के साथ उनके मनोभावों को समझा, तब जाकर मैंने सृजन किया। क्योंकि यदि थोड़ा भी उसमें कहीं त्रुटि दिखी तो वे बच्चों के बाल मन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए बड़ी ही सतर्कता के साथ लिखना पड़ता है, जो एक सुखद और नैतिक संदेश दे। तो इस तरह से बच्चों के दिल को छूने के लिए, बच्चों को एक शिक्षा देने के लिए बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कहना चाहेंगे जो आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, और कहीं ना कहीं जो अपने बच्चों को समझने की कोशिश नहीं करते, नहीं समझ पाते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे देश के भविष्य होते हैं। उनके पिताजी को जो बनना था लगभग बन चुके होते हैं। इसलिए मैं तो सुझाव दूंगा, बच्चों के साथ समय दीजिए। आपके कहने से बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, दूर रहो। ऐसे बच्चे दूर नहीं रहेंगे। आखिर बच्चे क्या करें, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। तो यही मैं सलाह दूंगा, बच्चों के लिए भी समय दीजिए, किताबें उनको दीजिए। बच्चे बुरे नहीं होते, वो साक्षात भगवान के रूप होते हैं। तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने बाल मन की कविताएं लिखी, बच्चों के मन को छूने की कोशिश की, और उसके माध्यम से उन्होंने ये भी कोशिश की कि कैसे उनको सही रास्ता दिया जाए, सही दिशा दी जाए। हम इनके विषय में आगे भी जारी रखेंगे, आगे भी इनके विषय में हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे अगली सीरीज़ में। जय हिंद, जय भारत।